वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में सेक्शन 2 को कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम कौन से टॉपिक को कवर करेंगे? बिल्कुल सही, कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो क्लॉज 1 सब क्लॉज जी में आपका क्या डिफाइन है? कॉग्निजेबल। बीएनएसएस में जो पहले सीआरपीसी में किस सेक्शन में डिफाइन था? 2C में। एंड 2 क्लॉज 1 क्लॉज ओ में आपका कौन सा ऑफेंस डिफाइन है? नॉन कॉग्निजेबल, जो सीआरपीसी में 2L में डिफाइन। वन बाय वन कवर करते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर may, in accordance with the first schedule or under any other law for the time being, enforce arrest without warrant. सबसे मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस अगर कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में आपको समझना है तो ये जान लीजिए, जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें जो पुलिस ऑफिसर साहब होते हैं वो क्या कर सकते हैं? विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? यानी कि विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट पुलिस ऑफिसर क्या कर सकते हैं? पर्सन को अरेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है वो कहाँ पे लिखा है? फर्स्ट शेड्यूल में लिखा है। फर्स्ट शेड्यूल में बिल्कुल सही दो क्लासिफिकेशन होते हैं, क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड क्लासिफिकेशन सेकंड। क्लासिफिकेशन फर्स्ट फॉर दी आईपीसी कह लीजिए, या आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही, बीएनएस कह लीजिए। बीएनएस की फुल फॉर्म क्या है? भारतीय न्याय संहिता। और क्लासिफिकेशन 2 जो है शेड्यूल 1 का, वो किसके बारे में बात करता है? अदर लॉज के बारे में बात करता है। क्लियर? ये आगे और अच्छे से नोट्स में आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। यानी कि पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं होती कि वो विदाउट वारंट पर्सन को क्या कर सके? अरेस्ट कर सके। एक चीज और, यहाँ पे केस भी लिख रखा है। क्लियर? तो देखिए, कॉग्निजेबल केस कौन सा केस होगा? जिसमें पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। और नॉन कॉग्निजेबल कौन सा केस होगा? वो केस हमारा नॉन कॉग्निजेबल केस कहलाएगा जिसमें पुलिस ऑफिसर ऑथराइज नहीं होगा पर्सन को अरेस्ट करने के लिए विदाउट वारंट। क्लियर? अब ये तो हमने बेसिक से समझ लिया। अब डीपली आप कैसे समझेंगे? मेरे नोट से आगे चलते हैं। ये सब चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अगेन आपको बता देता हूं। कॉग्निजेबल 2C में हमारा सीआरपीसी में डिफाइन था और 2L में नॉन कॉग्निजेबल। और आप कहां पे डिफाइन है? 21G में एंड 21O में। कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर मैं सेक्शन 2C सीआरपीसी की बात करता हूं, या अब जो हमारे बीएनएस का सेक्शन था उस सेक्शन की अगर मैं बात करता हूं 21G की, तो देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ कॉग्निजेबल केस को भी एक्सप्लेन करा गया है। गॉट इट? अगर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट तो वो कौन सा केस होगा? वो कौन सा ऑफेंस होगा? बिल्कुल सही, कॉग्निजेबल ऑफेंस या कॉग्निजेबल केस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा ऑफेंस होगा? ये कौन सा केस होगा? जिसमें पुलिस ऑफिसर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है कि वो विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट या विदाउट वारंट क्या कर सके? अरेस्ट कर सके। क्लियर? आगे चलते हैं। बोथ सेक्शन 2C ऑफ द सीआरपीसी एंड 2L ऑफ द सीआरपीसी, या आप क्या कह लीजिए 21G ऑफ बीएनएसएस एंड 21O बीएनएसएस are not defining cognizable and non-cognizable offense. Rather, they are simply lay down one of the characteristics of cognizable and non-cognizable offense. ये जो मैंने क्या लिख रखा है सेंटेंस, अगर मैं बात करता हूँ 21G की बीएनएसएस में या 21O की बीएनएसएस में, तो ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को एक्सप्लेन नहीं करा गया, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक बताया गया है। और वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है? आप सभी को मैं कई बार बता चुका हूँ। कॉग्निजेबल में अरेस्ट विदाउट वारंट, और आप नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस ऑफिसर ऑथराइज नहीं है कि वो अरेस्ट विदाउट वारंट कर सके। तो ये क्या है? क्या ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है? नहीं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। क्लियर? आगे चलते हैं। जनरली
इट इज कंसिडर दैट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर मोर ग्रेव। देखिए, हर केस में ऐसा नहीं है कि जो हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि वो सीरियस ऑफेंसेस ही होंगे, बट जनरली की अगर बात करते हैं तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि जो ऑफेंस सीरियस नेचर का ऑफेंस है तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और जो लेस ग्रीवियस नेचर कह लीजिए या लेस सीरियस नेचर कह लीजिए तो वो ऑफेंस कौन सा होगा, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। देखिए, मैंने आप सभी को बताया कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन सा होता है, जिसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। अब वारंट क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपने मूवीज़ में कई बार देखा होगा पुलिस ऑफिसर कहता है कि हमारे पे अरेस्ट वारंट है, क्लियर। तो वो किस केसेस के बारे में बात करता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के केसेस के बारे में बात करता है, या नॉन कॉग्निजेबल केसेस के बारे में बात करी जाती है वहाँ। और जब एक पर्सन को पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट यानी कि विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं तो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। तो यहाँ ये चीज़ मैंने अगेन रिपीट क्यों करी, सीरियस ऑफेंस। अगर देखिए कोई उस व्यक्ति ने, उस पर्सन ने बहुत सीरियस ऑफेंस करा है तो आपको समझ आ रहा होगा, अगर उस व्यक्ति ने सीरियस ऑफेंस करा है तभी तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। तो कौन से केस हो गए, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या कॉग्निजेबल केस कह लीजिए। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस या नॉन कॉग्निजेबल केसेस की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे जो ऑफेंस का जो नेचर होता है वो लेस सीरियस होता है। गॉट इट। जनरली कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। वेदर द ऑफेंस इज कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, अगर मैं बात करता हूँ कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, वो कहाँ से पता चलेगा, हमारे शेड्यूल 1 से पता चलेगा। शेड्यूल 1 में अगर हम क्लासिफिकेशन 1 की बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन 1 इज फॉर द आईपीसी या बीएनएस, क्लियर। कॉलम नंबर 4 आप चेक करेंगे अपने शेड्यूल उनका क्लासिफिकेशन 1 का, तो वहां पे जो कॉलम 4 है उस पर लिखा होगा कि ये ऑफेंस क्या कॉग्निजेबल है, ये ऑफेंस क्या नॉन कॉग्निजेबल है, क्लियर। और अगर मैं क्लासिफिकेशन 2 की बात करता हूँ फर्स्ट शेड्यूल में जो अदर लॉज के लिए होती है उसके कॉलम नंबर 2 में लिखा है। देखिए, मैं हल्का सा आपको नीचे करके भी दिखा देता हूँ। अगर आप खोलते हैं शेड्यूल उनका क्लासिफिकेशन 2 है जो किस ऑफेंसेस का अदर लॉज में ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, तो देखिए कॉलम नंबर 2 में साफ साफ बताया गया है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक्सप्लेन करा गई कि कोई ऑफेंस क्या है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन 1 के बारे में, जो किसके बारे में बात करता है, कौन से ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, हमारे बीएनएस के ऑफेंसेस कह लीजिए या आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में बात करता है, ठीक है। हमारे आईपीसी में कितने सेक्शन थे, 511, और अब हमारे आईपीसी में कितने सेक्शन है, यानी कि बीएनएस में कितने सेक्शन है, 358। तो वहां पे यानी कि क्लासिफिकेशन 1 में शेड्यूल 1 के 358 सेक्शंस को बताया गया है, और 358 ऑफेंसेस को जो बताया गया उनके आपके शेड्यूल में क्लियरली क्या लिखा होगा कि कौन कौन से ऑफेंसेस कॉग्निजेबल है और कौन कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल है, क्लियर। जैसा कि आप सभी को मैंने ऊपर भी बताया था कि अगर कॉलम नंबर 2 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपने चेक कर लिया है, और कॉलम नंबर 4 में जो हमारा आईपीसी या बीएनएस के लिए तो वहाँ पे ऑफेंसेस के साथ साथ सामने लिखा हुआ होगा कॉलम नंबर 4 में कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़, नोट्स आपको सामने दिख रहे हैं। अगर आप बेयरक खोल के बैठेंगे तो अगर आप बेयरक में बैक साइड में भी देखेंगे ना तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, क्लियर। इसी वजह से मैंने यहाँ पे स्क्रीन में आपको ये चीज़ शो करी। आगे चलते हैं। फॉर अदर लॉज ब्रॉडली 3 ईयर क्राइटेरिया इज फॉलोड। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है। देखिए 3 ईयर क्राइटेरिया क्या होता है। फॉर अदर लॉज ब्रॉडली 3 ईयर क्राइटेरिया इज फॉलोड, एनी ऑफेंस विच इज पनिशेबल लेस देन 3 ईयर। अगर अदर लॉज की बात करें ना, यहाँ पे हम किस लॉ की बात करें, अदर लॉज की, आईपीसी के ऑफेंसेस की बात या बीएनएस के ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहे, सॉरी बीएनएस के ऑफेंसेस की बात, ठीक है। हम यहाँ पे किस ऑफेंसेस की बात कर रहे हैं, जो अदर लॉज के जो ऑफेंसेस है उसमें 3 ईयर क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। यानी कि कोई भी ऑफेंस की पनिशमेंट अगर 3 साल से कम है तो वो कौन सा ऑफेंस होगा, नॉन कॉग्निजेबल। और कोई भी ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा है तो वो ऑफेंस क्या कहलाएगा, कॉग्निजेबल कहलाएगा। बट ये केवल अदर लॉज में है, गॉट इट। अगर मैं बात करता हूँ बीएनएस या आईपीसी के ऑफेंसेस के बारे में तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसकी पनिशमेंट 3 साल से भी ज़्यादा है
तब भी वो ऑफेंस क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो जो ये 3 ईयर क्राइटेरिया वाला रूल होता है वो किस में लगता है, क्लासिफिकेशन 2 में, शेड्यूल 1 के फॉर अदर लॉज में। गॉट इट? ध्यान से समझना, अगेन समझा रहा हूं, अगर कोई भी ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है तो वो क्या कहलाएगा, नॉन कॉग्निजेबल। और 3 साल या 3 साल से ज्यादा है उस ऑफेंस की पनिशमेंट तो वो कॉग्निजेबल कहलाएगा। और ये जो रूल है ये सिर्फ अदर लॉज के लिए फॉलो किया जाता है, ठीक है। अगर मैं आईपीसी की बात करता हूं या अब जिसे हम क्या बोलते हैं, बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, उसकी बात करता हूं तो जो उनके ऑफेंसेस हैं उसमें ये रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि हमारे बीएनएस के कुछ ऐसे भी ऑफेंसेस हैं या आईपीसी के हमारे ऐसे ऑफेंस थे जिसमें पनिशमेंट 3 साल और 3 साल से ज्यादा भी थी, तब भी वो ऑफेंस क्या था, हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए, कई बच्चे, कई टीचर, विद द रिस्पेक्ट टू ऑल कह रहा हूँ, सिर्फ इस क्राइटेरिया रूल को समझते हैं, यही है कि जिसकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा है, 3 साल है, वो हमारा कौन सा ऑफेंस होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जिसकी पनिशमेंट 3 साल से कम है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। नहीं, ये गलत कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है आप सभी को। ये जो क्राइटेरिया 3 ईयर वाला, ये सिर्फ अदर लॉज के लिए, नॉट फॉर दी बीएनएस, नॉट फॉर दी आईपीसी। गॉट इट? आगे चलते हैं। ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखी है, जस्ट अ मिनट। But the IPC does not follow any criteria. There are many offences which are punishable with less than 3 years, but still are cognizable offense. हमारे IPC या BNS में कई offences ऐसे हैं जिनकी पनिशमेंट 3 साल से भी कम है, तब भी वो क्या है, cognizable है। और and many offences which are punishable with more than 3 years but still non cognizable. कई ऐसे भी offences जिनकी पनिशमेंट 3 साल से ज़्यादा भी है तब भी वो क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है। Thus for IPC या BNS मेनली कॉलम नंबर 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल हैज टू बी एग्जामिन्ड। यानी कि BNS के लिए या IPC के लिए आपको ये रूल नहीं देखना, केवल शेड्यूल 1 का कॉलम नंबर 4 को देखना। जो ऑफेंस हमारा यहाँ पे कॉग्निजेबल लिखा होगा वो ऑफेंस कॉग्निजेबल कहलाएगा, जो ऑफेंस हमारा नॉन कॉग्निजेबल लिखा होगा वो नॉन कॉग्निजेबल कहलाएगा। गॉट इट? आगे चलते हैं। ये चीज भी आप बहुत ध्यान से समझना, ये जब आप मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे या आप अपना कोई भी, अगर कोई भी ऐसा केस आया जो क्या होता है, केस स्टडी रिलेटेड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ऑफेंस थे 3, 1 2 3। अब एक था हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगेन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और एक क्या था, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो एक एग्जांपल समझिए, कोई भी हमारे क्या है ऑफेंसेस हैं, 1 2 3 4। एक केस है, केस में कितने ऑफेंसेस हुए हैं, 3 हुए, 1 2 एंड 3। उनमें से जो एक ऑफेंस है वो क्या है, कॉग्निजेबल है। तो ये माना जाएगा जो पूरा केस होगा, उस पूरे केस को हम क्या मानेंगे, कॉग्निजेबल केस। गॉट इट? इफ वन ऑफेंस इज कॉग्निजेबल ऑफेंस देन केस इज कॉग्निजेबल केस। गॉट इट? देखिए जो मेरी शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपको समझ नहीं भी आ रही होंगी तो मैं वर्ड को बोल रहा हूँ, साथ साथ अंडरलाइन भी कर रहा हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। गॉट इट? आगे चलते हैं डिफरेंस पे। देखिए डिफरेंस कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉ स्टूडेंट्स जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है डिफरेंस, और ये चीज़ काफ़ी बार पूछी जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ अपने नोट्स को भी ऐड ऑन कर रखा है। ये चीज़ तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अरेस्ट कैन बी डन विदाउट वारंट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वहाँ पे पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट पर्सन को क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और अगर नॉन कॉग्निजेबल केस है तो वहाँ पे वारंट क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है। अरेस्ट कैन नॉट बी डन विदाउट वारंट। क्लियर? कम टू द बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन विदाउट द मजिस्ट्रेट ऑर्डर या कोर्ट परमिशन। अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन भी क्या करी जा सकती है, पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन भी हो सकती है विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। बट अगर मैं बात करता हूं नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, तो नॉन कॉग्निजेबल केसेस में साफ साफ लिख रखा है इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी डन विदाउट कोर्ट्स परमिशन। गॉट इट?
इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड होगी नॉन कॉग्निजेबल केस में, और कॉग्निजेबल केस में कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर्स। आगे चलते हैं। कॉग्निजेबल केस, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये जनरली किस कैसे ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, और ये हमारे नॉन कॉग्निजेबल केसेस लेस सीरियस ऑफेंसेस कह लीजिए या लाइटर सीरियस ऑफेंसेस कह लीजिए। कॉग्निजेबल का एग्जांपल का मैं केस बताता हूँ, कॉग्निजेबल ऑफेंस का एग्जांपल बताता हूँ तो रेप, मर्डर। और नॉन कॉग्निजेबल के ऑफेंसेस कौन से ऑफेंसेस होते हैं उनका एग्जांपल बताऊँ तो डिफेमेशन, न्यूसेंस एक्सेट्रा। आगे चलते हैं। अक्यूज्ड may be remanded into police custody. Accused is not remanded into police custody. अगर cognizable offense cognizable केस है तो उसमें accused को क्या कर सकता है, रिमांड में रखा जा सकता है into police custody, बट हमारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में या नॉन कॉग्निजेबल केस में नहीं रखा जा सकता। ये ज़्यादातर देखा गया जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, और जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आइदर बेलेबल और नॉन बेलेबल। ठीक है, क्योंकि देखिए हमने क्या देखा, सीरियस नेचर के ऑफेंस होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो वहाँ पे क्या आपको बेल मिल सकती है, नहीं। तो यूजुअली ज़्यादातर ये देखा गया कि वो हमारे क्या होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं। याद रखना, नॉन बेलेबल में भी बेल दी जा सकती है, वो किस पे डिपेंड होता है, कोर्ट की डिस्क्रिशन पे डिपेंड होता है। एज अ मैटर ऑफ राइट पर्सन क्लेम नहीं कर सकता, यानी कि अक्यूज्ड एज अ मैटर ऑफ राइट बेल को क्लेम नहीं कर सकता। गॉट इट? हाँ जी, आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल केस में, तो उसमें जो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होती है, और अगर कॉग्निजेबल केस की अगर बात करते हैं तो पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है। गॉट इट? आगे चलते हैं। यहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी प्रोविजन नहीं होता किसका, कॉम्प्रोमाइज़ का। अगर आपने देखिए किसी को मर्डर कर दिया, किसी का रेप कर दिया और आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉग्निजेबल केस में कॉम्प्रोमाइज़ का प्रोविजन कोई होता ही नहीं है। और अगर हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, पार्टी क्या कर सकती है, मैटर को क्या कर सकती है, सेटल कर सकती है। इसमें कौन सी रिपोर्ट रिकॉर्ड करी जाती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर रिकॉर्ड करी जाती है हमारे कॉग्निजेबल ऑफेंस में, और नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट रिकॉर्ड करी जाती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। गॉट इट? आगे चलते हैं। ऑफेंस इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द सोसाइटी, सॉरी, ऑफेंस इज कंसिडर्ड अगेंस्ट द सोसाइटी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्जाम्पल जैसे मैंने रेप लिया था, मर्डर लिया था, तो ये एक पर्सन के अगेंस्ट में ऑफेंस नहीं हुआ है, ये पूरी होल सोसाइटी के अगेंस्ट में ऑफेंस हुआ है। क्लियर? और अगर हम बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, कंसिडर करा जाता है कि वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट क्या करा गया, ऑफेंस कमिट करा गया। इंफॉर्मेशन गिवन इन कॉग्निजेबल केस इज रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 154। ठीक है, और अब ये जो सेक्शन ये सीआरपीसी का बच्चों, ये बीएनएसएस में क्या हो चुका है, 173। गॉट इट? बीएनएसएस। और नॉन कॉग्निजेबल में किस सेक्शन में होता है, अंडर सेक्शन 155 सीआरपीसी, और शायद एक बार मैं श्योर नहीं हूँ, 100 तो % नहीं कर सकता, पर 99.9 174 बीएनएसएस होगा। ठीक है, एक बार आप इसको चेक कर लेना। आगे चलते हैं। देखिए हम सभी ने कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस अच्छे से समझ लिए। अब सेक्शन 2 को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, तो सेक्शन 2 के कुछ हमारी टर्म्स जो रह चुकी हैं उन रिमेनिंग टर्म्स को भी कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में समन केस एंड वारंट केस को करेंगे। यानी कि अब हम इस वीडियो में सिर्फ ये टॉपिक और कंप्लीट करेंगे। समन केस एंड वारंट केस एंड विक्टिम हम नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली डिफरेंस के साथ करेंगे। कई बार पूछा जाता है समन केस वारंट केस के डिफरेंस को, तो इसलिए मैं डिफरेंस के नोट्स अलग अलग बना रहा हूँ। ठीक है। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन क्या होती है, जो हमारी ऑफिशियल गैजेट में क्या करी जाती है, पब्लिश करी जाती है, उसे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। ऑफेंस क्या होता है, ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स एंड इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ कंप्लेंट may be made under section 20 of the Cattle Trespass Act 1871। अगर हम बात करते हैं ऑफेंस की, तो जो ऑफेंस टर्म है वो अब कहाँ पे डिफाइन है, 21Q में, और पहले कहाँ पे डिफाइन थी,
2N में डिफाइन थी। और काफ़ी बार पीटी में ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि ऑफेंस टर्म कहाँ पे डिफाइंड है हमारे सीआरपीसी में। अब बीएनएस में कहाँ पे 2(1)Q में। ऑफेंस टर्म होती क्या है, याद रखना, जिन स्टूडेंट को पता होगा, पढ़ रखा होगा, तो ऑफेंस टर्म आईपीसी में भी सेक्शन 40 में थी, ठीक है। ऑफेंस क्या होता है, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो क्या है लॉ में पनिशेबल। कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन जो क्या है बच्चों पनिशेबल है, वो क्या कहलाएगा, ऑफेंस कहलाएगा फॉर द पर्पस ऑफ बीएनएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। एक चीज और कह रखी है कि अगर कोई भी कंप्लेंट हुई है अंडर सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871, तो वो भी क्या माना जाएगा, ऑफेंस माना जाएगा। गॉट इट। आगे चलते हैं। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स व्हेन officer in charge of a police station is absent from the station house or unable from illness or other cause to perform his duties. The police officer present at the station house, who is the next in the rank to such officer, is above the rank of constable when the state government so directs any other police officer so present. देखिए, हम किस व्यक्ति को कहेंगे ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। अगर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन अगर एब्सेंट है तो वहां पे जो भी पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट है, क्लियर, वो आपका क्या कहलाया जाएगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहलाया जाएगा। बट जो उसकी रैंक है वो कांस्टेबल की रैंक से अबव रैंक होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ लिख रखा इज अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। अगर कोई भी व्यक्ति है, लेट्स सपोज कोई भी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है, वो एब्सेंट है, कि वो बीमार है, किसी भी पर्पस से वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा, ठीक है, वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो कौन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा जो हमारा वहां पे अदर पुलिस ऑफिसर क्या है प्रेजेंट है। बट ये जो पुलिस ऑफिसर है जो इसकी रैंक है वो कांस्टेबल की रैंक से अबव होनी चाहिए, यानी कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ कांस्टेबल। और क्या बात कह रखी है, और व्हेन the state government so directs any other police officer so present, और जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट कहेगी वो पर्सन भी, वो पुलिस ऑफिसर भी क्या माना जा सकता है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन माना जा सकता है। आगे चलते हैं। प्लेस क्या होता है, इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल। तो प्लेस की टर्म में क्या क्या चीज इंक्लूड होती है उस चीज को बताया गया 21S में। 21T क्या कहता है, पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड करता है किसे, मजिस्ट्रेट साहब। जैसा मैंने आप सभी को बताया था, जब व्यक्ति एफआईआर करता है, एफआईआर के बाद पुलिस ऑफिसर क्या करता है, इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करता है। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके दो थॉट होते हैं, या तो अक्यूज गिल्टी होगा या नहीं होगा। अगर अक्यूज गिल्टी है तो वो क्या, कौन सी रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है, चार्जशीट। और अगर उसकी ओपिनियन में अक्यूज गिल्टी नहीं है तो कौन सी रिपोर्ट फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट साहब को, बिल्कुल सही, क्लोजर रिपोर्ट। क्लियर। तो यहाँ पे वही चीज कह रखी है, पुलिस रिपोर्ट होती क्या है, यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं बताया कि चार्जशीट और क्लोजर रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा फॉरवर्ड करी जाती है मजिस्ट्रेट साहब को, तो वो रिपोर्ट क्या कहलाती है, पुलिस रिपोर्ट। गॉट इट। आगे चलते हैं। पुलिस स्टेशन क्या होता है, एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी द पुलिस स्टेशन एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। स्टेट गवर्नमेंट ने किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को अगर जनरली या स्पेसिफिकली क्या डिक्लेयर कर रखा है, पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर रखा है, तो वो चीज़ क्या कहलाएगी, वो प्लेस क्या कहलाएगी, पुलिस स्टेशन कहलाएगी। पीपी क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो भी पर्सन अपॉइंट हुआ है अंडर सेक्शन 18 वो क्या कहलाया जाएगा, पीपी कहलाया जाएगा। क्लियर। देखिए सेक्शन 18 जब करेंगे तब आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या आएगा अच्छे से समझ आएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है, तो इसलिए जब मैं सेक्शन 18 डीपली बताऊंगा तभी मैं पीपी को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पीपी, ए डबल पी, ठीक है, एपीपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, 18, 19 एंड ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं सब डिवीजन क्या होता है। मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले स्टेट होती है, स्टेट डिवाइड होती है किसमें, डिविजन्स में, ठीक है। डिवीजन डिवाइड होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट हमारा किसमें डिवाइड होता है, सब डिविजन्स में। तो सब डिवीजन क्या होता है, सब डिवीजन मतलब किसी भी, यहाँ सब डिवीजन लिख देता हूँ, एसडी लिख देता हूँ, ठीक है। सब डिवीजन क्या होता है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन क्या कहलाता है, सब डिवीजन कहलाता है। गॉट इट। होपफुली आप सभी को टॉपिक क्लियर हुए हो। सेक्शन 2 जिस तरीके से मैं अपने एफर्ट डाल सकता था उस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है, डिफरेंस अपने नोट्स को डालने की कोशिश करी है, कंपैरिजन करने की कोशिश करी है। अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं और आपके डाउट्स क्लियर होते हैं, कंटेंट अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और देखिए जो आगे के टॉपिक है समन केस एंड वारंट केस, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा सेक्शन 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली आप सभी को मेरी वीडियोस अच्छी ही लग रही होंगी। अगर तब भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है बीएनएस को लेके, बीएसए को लेके, बीएनएस को लेके, या किसी भी अदर लॉज को लेके, लॉ से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी डाउट है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shumandobal.to में डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और मेरा यूज़र नेम भी आपको स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। आप मेरे से वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।